आज हम बात करेंगे रेबिडोमाइलोसिस की। कल हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। रेबिडोमाइलोसिस होता क्या है? जब भी ब्रेकडाउन ऑफ मसल्स, उसमें से जब हीमोग्लोबिन ब्लड से और इसमें से ग्लोबुलिन निकलता है और वो जब किडनी में जाता है तो एक क्या ही करता है, या हम इसको हीमोग्लोबिन यूरिया भी कह सकते हैं। ये तो इसकी एक डेफिनेशन हो गई। और इसके वजह से ट्यूबुलर टॉक्सिसिटी होती है। तो हम बात करते हैं कि मतलब इसके कोज सिर्फ एक ही यही है कि मतलब ज़्यादा हाइपरथर्मिया हो गया, उसके वजह से रेबिडोमाइलोसिस होता है। कोज और भी हैं, देखो इसके कोज और भी हैं। चलो कोज को देखते हैं। सबसे पहले कौन कौन से कोज होते हैं इसके मेटाबॉलिक भी होते हैं। जैसे हमारा जो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसके जब मेल फंक्शनिंग हो जाता है डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में, है ना, मतलब मेटाबॉलिक प्रॉब्लम आ जाती है, उसके वजह से भी रेबिडोमाइलोसिस हो सकता है। या एक्सेसिव एक्सरसाइज या एक्सर्शन, जब भी हम कोई एक्सरसाइज या एक्सर्शन करते हैं उसके वजह से जो हमारे मसल्स होते हैं वो टूटते हैं। जब मसल्स टूटेंगे तो उसमें से मायोग्लोबिन रिलीज होगा ही होगा। या इश्मिक, जो हमने इश्मिया पहले पढ़ाया था, उसके अंदर भी रेबिडोमाइलोसिस हो सकता है कि जब ब्लड ढंग से नहीं पहुंचे किसी ऑर्गन को, वहाँ पे नेक्रोसिस होगा और वो मसल भी टूटेगी और टिश्यू भी टूटेगा। या जब भी ट्रॉमा होता है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, है ना, जैसे बोन फ्रैक्चर हो गई, पूरी क्रश इंजरी हो गई है, तो उसके अंदर क्या होता है, फॉस्फोरस हो गया या क्या बोलते हैं पोटेशियम हो गया, है ना, ये सब एकदम से बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं। उसके साथ ब्लड सेल भी डिस्ट्रॉय होता है, उसके में से ग्लोबुलिन वगैरह भी रिलीज होता है। ठीक है। या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता है, उसके अंदर भी हम क्या बोलते हैं रेबिडोमाइलोसिस का एक सोच के ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। और आजकल नाउअडेज देखा गया है कि जो स्टैटिन का यूज़ करता है, जो कि एक एंटी कोलेस्ट्रॉल या एंटी लिपिड और ड्रग होती है, उसमें भी रेबिडोमाइलोसिस के केस देखे गए हैं, है ना। तो हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर दी इसकी कोजेस की। अब इसको हम डायग्नोज कैसे करें? देखो, डायग्नोज करने के लिए एक टेस्ट का नाम होता है यूरिन डिपस्टिक टेस्ट। जब हम ये यूरिन डिपस्टिक टेस्ट करते हैं और उसके अंदर जब रिजल्ट पॉजिटिव आता है फॉर ब्लड इन द एब्सेंस ऑफ आरबीसी माइक्रोस्कोपिक, है ना, मतलब क्या बोलते हैं, जब हम यूरिन डिपस्टिक टेस्ट कराते हैं और उसके अंदर ब्लड पॉजिटिव आता है, पर जब हम माइक्रो एग्जामिन टेस्ट कराते हैं यूरिन का, उसके अंदर ब्लड नहीं आना चाहिए। नहीं, उसके अंदर ब्लड आ गया तो पूरी पैथोलॉजी चेंज हो जाती है और फिर हमें दूसरे ट्रीटमेंट की तरफ जाना होता है। मतलब क्या, बस यूरिन डीप जो टेस्ट होगा वही ब्लड के लिए पॉजिटिव आना चाहिए। इसमें जो सी के वो होता है क्रेटिन काइनेज, उसका भी लेवल बढ़ा हुआ होता है, कम से कम 10 टाइम्स फॉर अपर लिमिट, मतलब एक तरह से 1000 के आसपास का या 1000 से ऊपर। वैसे तो हजारों में भी चला जाता है, जितनी मतलब ज़्यादा इंजरी और क्या, जितना ज़्यादा मसल ब्रेकडाउन उसके हिसाब से बढ़ता है। पर ये एक 10, इसकी एक लिमिट बता रही है, 10 टाइम्स अपर लिमिट, मतलब 1000 या उससे ऊपर। ठीक है। तो इसके साथ और भी कुछ इंक्रीज देखते हैं हम रिपोर्ट्स में। हाँ, देख, जैसे कि क्रेटिन हो गया, जो कि भाई इंजरी हो गई उसमें किडनी में तो क्रेटिन बढ़ेगा बढ़ेगा, है ना। और जब भी इंजरी उसमें होगी मसल्स वगैरह में, उसमें पोटेशियम, या जैसे क्रश इंजरी होगी उसमें भी पोटेशियम और फॉस्फोरस इंक्रीज हो जाते हैं, है ना। तो ये हमारा पूरा एक वो हो गया डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। उसके अंदर रिपोर्ट्स में हमें क्या क्या देखना चाहिए। चलो मैनेजमेंट की बात करें। मैनेजमेंट में हमें इसमें एग्रेसिवली आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करना होता है। मतलब कैसे, मतलब जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सबसे पहले हमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना होता है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट कितने ml? 400 ml पर आवर, मतलब 400 ml हर घंटे में बदलना चाहिए फ्लूइड। और उसमें जो यूरिन आउटपुट होना चाहिए 1 से लेकर 3 ml पर बॉडी वेट पर आर के हिसाब से। मतलब जैसे एक 50 किलो का बंदा है तो उसको 50 से लेके 150 ml हर घंटे उसका यूरिन आउटपुट होना चाहिए। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसमें कौन सा फ्लूइड हमको लगाना ठीक रहता है, कि NS लगाएं या इसमें सिर्फ NS ही चलता है। यदि आपने कोई जो एल्कलाइसन, जिसको एल्कलाइनेशन बोलते हैं, जैसे एल्कलाइन वाला जिसमें बेसिक वो होती है प्रॉपर्टीज, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये और ज़्यादा जो हाइपोकैल्सीमिया हो गया है उसको और ज़्यादा हाइपो की तरफ ले जाता है ना, मतलब इसको वर्सन करता है।
इसलिए हमें बाइकार्बोनेट्स नहीं लगाने। एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जब भी पोटेशियम बढ़ेगा ना तो जो कैल्शियम होगा वो कम होगा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है थोड़ा, क्योंकि इसमें पहले पोटेशियम बढ़ा हुआ आ रहा है और कैल्शियम कम है, तो वो हमने बाइकार्बोनेट्स लगाया तो और ज़्यादा क्या बोलते हैं हाइपो की तरफ ये जाएगा, इसलिए हमें बाइकार्बोनेट्स नहीं लगाना। इसमें RL या NS सिर्फ ये लगाना है, 400 ml पर घंटे के हिसाब से हमें देना है। ये हमारा रैबिडोमाइलोसिस का पूरा मैनेजमेंट हो गया है ना। तो अब हम थोड़ा पुराना हल्का सा रिकैप कर लेते हैं। देखो हमारे पास पेशेंट आता है, पेशेंट को घर वालों को इतना कुछ पता नहीं रहता कितना फीवर है, बस वो टच करते हैं पेशेंट को, पेशेंट बहुत ज़्यादा कहते हैं कि इसको डॉक्टर साहब इसका बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है, तो तुम्हें अब प्रोटोकॉल देखना है कौन सा सूट करेगा। कैसे फीवर आया, फीवर आपने चेक करा, मान लो 101 है तो ठीक है, हमने नॉर्मल पैरासीटामोल दे दी, और मान लो 105 106 हमें पैरासीटामोल बिल्कुल नहीं देनी है, फिर हमें उसका क्या बोलते हैं हीट स्ट्रोक वाला मैनेजमेंट अपनाना है ना। मान लो फिर हमने और भी टेस्ट कराए, साथ में और भी टेस्ट शुरू में कराने होते हैं ना, CBC वगैरह, तो CBC टेस्ट कराया। CBC टेस्ट में हमने न्यूट्रोफिल्स देखे, न्यूट्रोफिल्स कम हो रखे हैं, तो हमने जो ओंकोलॉजी वाला बनाया था, ओंकोलॉजी एमरजेंसी जो फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया था, तो उसमें वो वाला प्रोटोकॉल चलेगा, ठीक है। और मान लो क्या बोलते हैं हीट स्ट्रोक है, मतलब पैरासीटामोल भी नहीं है और क्या बोलते हैं हीट स्ट्रोक है, हीट स्ट्रोक में हमको हीट स्ट्रोक वाला करना है। उसके बाद हमें क्या बोलते हैं साथ ही जब पता चले कि 105 106, उसके साथ ही हमें यूरिन डिपस्टिक टेस्ट करा लेना है स्टार्टिंग में ही, है ना, ताकि देखें कि क्या बोलते हैं ये रैबिडोमाइलोसिस वाली कंडीशन तो नहीं है। तो उस हिसाब से हमें पूरा प्रोटोकॉल हमारे ब्रेन में सेट होना है, मतलब क्विक चलता है। आपने जितनी जल्दी आप क्या बोलते हैं डायग्नोस करोगे और जितना जल्दी आप ट्रीट करोगे उतना जल्दी पेशेंट ठीक होगा, और जितना आप लेट करते जाओगे उतने ज़्यादा पेशेंट की हालत और ज़्यादा, मतलब एक प्रोग्रेसिव चेन है, मतलब अभी मतलब फीवर है, फिर किडनी तक पहुंच गया, किडनी के बाद किडनी इंजरी हो रही है, फिर ये हार्ट तक पहुंच गया, फिर ब्रेन तक पहुंच गया, फिर लंग्स तक पहुंच गया, ऐसे मतलब पूरी एक साइकिल से चलती रहती है। इसलिए आप जितना जल्दी उस पैथोलॉजी को रोक पाओ उतनी जल्दी उस पैथोलॉजी को रोक दो। थैंक यू।